नमस्कार। हालिया ईरान इजराइल मिसाइल संघर्ष ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है। ये पश्चिम एशिया की उन जटिल भू राजनीतिक, ऐतिहासिक, यहाँ तक कि धार्मिक रगों को छूता है जिन पर कम बात होती है। आज हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं उनके जरिए हमारा मकसद है इस तनाव के ज़रूरी पहलुओं को समझना। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। बिल्कुल। और कहानी शुरू होती है 1 अक्टूबर से, जब ईरान ने इजराइल पर 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। स्रोत साफ कह रहे हैं कि ये अप्रैल में दमिश्क में ईरानी दूतावास पर जो इजरायली हमला हुआ था उसका सीधा जवाब था। और अहम बात यह है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि इस कदम ने ईरान को प्रॉक्सी युद्ध से निकालकर मतलब सीधे टकराव में ला खड़ा किया है। हाँ, ये प्रॉक्सी से सीधे टकराव, ये बदलाव वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि कैसे ईरान सालों से हिजबुल्ला, हूती, हमास जैसे समूहों के जरिए एक तरह से परोक्ष युद्ध लड़ रहा था। अब हालात बदल गए हैं। एकदम सही कहा। और इसी बदले हुए समीकरण में सामने आती है इजराइल की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस प्रणाली, आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो सिस्टम। स्रोत बताते हैं कि ये प्रभावी तो हैं, लेकिन इसकी कीमत वो चौंकाने वाली है। हाँ, वो आंकड़ा मैंने भी पढ़ा, वाकई हैरान करने वाला है। स्रोत बताते हैं कि अप्रैल में सिर्फ एक रात के हमलों को रोकने का खर्च करीब $200 मिलियन आया। ये आंकड़े भविष्य की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े करते हैं, है ना? मतलब क्या ये आर्थिक बोझ सस्टेनेबल है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस भारी खर्च को इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह देखते हैं, खासकर अगर ये संघर्ष लंबा खींचता है। ये दिखाता है कि आज का युद्ध सिर्फ सैन्य शक्ति का खेल नहीं है, ये आर्थिक सहन शक्ति की भी परीक्षा है। और जब हम इन हमलों की बात कर रहे हैं तो स्रोत एक जरूरी तकनीकी फर्क भी साफ करते हैं। मिसाइल और रॉकेट का फर्क, इस पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। अच्छा, हाँ, ये जानना जरूरी है। लोग अक्सर इन शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, तो स्रोत इसे स्पष्ट करते हैं। रॉकेट वो आमतौर पर छोटे अनगाइडेड हथियार होते हैं, कम दूरी के लिए। जबकि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल की, जैसा स्रोत बताते हैं, वे गाइडेड होती हैं, लंबी दूरी तय कर सकती हैं और वायुमंडल के बाहर जाकर फिर लक्ष्य पर आती हैं। ये कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक तकनीक है। समझ गई। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें तो स्रोत इस संघर्ष को व्यापक क्षेत्रीय खींचतान में कैसे फिट करते हैं, खासकर ईरान और सऊदी अरब की जो पुरानी प्रतिद्वंदिता है उसके संदर्भ में। हाँ, स्रोत इसे मध्य पूर्व में शिया यानी ईरान के नेतृत्व वाले खेमे और सुन्नी यानी सऊदी अरब के नेतृत्व वाले खेमे के बीच वर्चस्व की लड़ाई के एक और अध्याय की तरह देखते हैं। इस बड़ी लड़ाई में यमन, सीरिया, लेबनान जैसे देश वो प्रॉक्सी युद्ध क्षेत्र बन गए हैं एक तरह से। स्रोत ये भी बताते हैं कि कैसे वैश्विक शक्तियां भी इसमें उलझी हुई हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ अक्सर सऊदी खेमे के करीब दिखते हैं, जबकि रूस और चीन का झुकाव थोड़ा ईरान की तरफ रहा है। तो ये काफी उलझा हुआ मामला है। और इस सब के बीच भारत का रुख क्या रहा है? स्रोत इस पर क्या जानकारी देते हैं? भारत ने उपलब्ध जानकारी के अनुसार बहुत सधा व रुख अपनाया है। हमले की सीधी निंदा नहीं की है, लेकिन गहरी चिंता जरूर व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के हवाले से स्रोत बताते हैं कि भारत ने सभी पक्षों से तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है। और साथ ही ये भी जोर दिया है कि किसी भी जवाबी कार्यवाही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का सम्मान होना चाहिए। सूत्रों में एक और पहलू उभर कर आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। ये वेपन्स माफिया वाली बात, ये सिर्फ एक थ्योरी है या स्रोत इसे एक अहम कारक मानते हैं? ये एक गंभीर आरोप है जिसे कुछ स्रोत सामने रखते हैं। उनका तर्क है कि वैश्विक हथियार उद्योग, जिसका अरबों खरबों डॉलर का कारोबार है, वो सीधे तौर पर ऐसे संघर्षों से फायदा उठाता है। जब तनाव बढ़ता है, युद्ध छिड़ता है, तो जाहिर है हथियारों की बिक्री बढ़ जाती है। तो स्रोत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि ये आर्थिक हित शांति स्थापित करने के प्रयासों में एक छिपी हुई लेकिन शक्तिशाली बाधा हो सकता है। मतलब ये सिर्फ देशों की दुश्मनी नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक खेल भी हो सकता है पर्दे के पीछे। हाँ, कुछ स्रोत तो यही मानते हैं। तो इन सभी स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो तो बेहद जटिल है। सैन्य रणनीति, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता, वैश्विक राजनीति, आर्थिक हित, बहुत सारी परतें हैं इसमें। आखिर में इन स्रोतों से मुख्य संदेश क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या है? देखा जाए तो लगभग सभी स्रोत एक आम सहमति की ओर इशारा करते हैं। इस चक्र को तोड़ने की तत्काल आवश्यकता है। संवाद,
कूटनीति, प्रॉक्सी युद्धों की समाप्ति और हाँ, हथियारों की इस अंधी दौड़ पर नियंत्रण, यही रास्ते सुझाए गए हैं। महात्मा गांधी का वो प्रसिद्ध कथन है ना, जैसा एक स्रोत ने उल्लेख भी किया है, आंख के बदले आंख हाँ, पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। ये स्थिति उसी निसर्गता को दर्शाती है। और हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो इन स्रोतों के विश्लेषण से ही निकलता है। क्या बदले की कार्रवाई का ये अनथीन सिलसिला कभी स्थायी सुरक्षा या शांति ला सकता है? हाँ। या फिर ये सिर्फ तबाही और अस्थिरता के एक और लंबे दुखद अध्याय की शुरुआत है?